हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अड्डा 91। साथियों, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो इतिहास के 50 प्रश्नों पर आधारित है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप वीडियो का पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए साथियों, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? आपको बताना है। राजस्थान में, पाकिस्तान में, हरियाणा में, पंजाब में। इसका सही आंसर होगा साथियों राजस्थान में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों का व्यापक एवं घनिष्ठ संपर्क किससे था? आपको बताना है साथियों। हड़प्पा वासियों का व्यापक और घनिष्ठ संपर्क किससे था? सेंट्रल एशिया से, भारत यूनानी सीमावर्ती प्रदेश से, सी दिया है ए और बी दोनों से, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है साथियों। तो सही आंसर होगा सही आंसर है साथियों सेंट्रल एशिया, भारत यूनान सीमावर्ती प्रदेश से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ होता था? कोड दी दीजिए में, हड़प्पा में, लोथल में, उपयुक्त सभी जगह। कोड दीजिए, हड़प्पा, लोथल, उपयुक्त सभी। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये लोथल के साथ जाएंगे साथियों। लोथल इज द राइट आंसर। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर निर्माण योजना, कला, हस्तकला, उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए। सही आंसर है साथियों नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो नगर निर्माण योजना थी। ये पहली सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी और जिसको हम शहरी सभ्यता भी कहते हैं। अर्थात दोस्तों, इसका जो नगर योजनाएं थी वो 90 डिग्री पर नालियों को काटा गया था, नगर को बसाया गया था इस तरह से। इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता थी नगर निर्माण योजना। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सैंधव सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र कौन सा था? आपको बताना है। हड़प्पा था, लोथल था, कालीबंगा था, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है साथियों लोथल। लोथल की लोथल इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, नव पाषाण काल, लौह युग। ठीक है, तो बताना है। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है नव पाषाण काल। ओके, इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? आपको बताना है। सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? इंद्र और वरुण की, पशुपति की, ब्रह्मा और विष्णु की, उपयुक्त सभी। सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? पशुपति।
बी इज द राइट आंसर। आइए, निम्नलिखित में से किसकी पूजा करना सैंधव सभ्यता में धर्म का अंग माना जाता था? आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8, विष्णु की, प्राकृतिक शक्तियों की, वृक्ष और आत्माओं की। यहां धर्म का अंग की बात की गई है, धर्म का अंग। ठीक है? वहां पूछा गया था किसकी पूजा करते थे, यहां धर्म का अंग माना जाता है। सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। वृक्ष और आत्माओं की पूजा करते हैं और ये धर्म का अंग माना जाता है। वृक्ष और आत्माओं को सैंधव सभ्यतावासियों के धर्म का अंग माना जाता था। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न 9 को देख लेंगे। हड़प्पा वासियों में दफनाने की एक सार्वजनिक प्रक्रिया थी, यह किस बात से प्रमाणित होता है? हड़प्पा वासी जब मर जाते थे तब एक प्रक्रिया होती थी दफनाने की, यह किस बात से प्रमाणित होता है? इसके कौन से ऐसे प्रमाण हैं जिससे यह साबित होता है कि हड़प्पा वासियों में दफनाने की एक सार्वजनिक प्रक्रिया थी? ठीक है, कब्रिस्तान में पाए गए मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं। क्या ऐसा था कि कब्रिस्तान में मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं थे उनको रखा जाता था? दूसरा दिया है, शव उत्तर दक्षिण दिशा में लेटे हुए मिले हैं। कुछ शब्द खुदाई में इस तरह से मिले हैं कि वह उत्तर और दक्षिण दिशा में लेटे हुए हैं। और सी दिया है ए बी दोनों, या डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। इसका सही आंसर है साथियों प्रश्न 9 इज द राइट आंसर। ये दोनों ही विशेषताएं पाई गई हैं। कब्रिस्तान में पाए गए मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं, सब उत्तर दक्षिण दिशा में लेटे हुए मिले हैं, इसलिए हमारा आंसर जाएगा सी। ए बी दोनों सही है। ठीक है, हड़प्पा नगरवासियों का व्यवसाय क्या था? मुख्य था कृषि था, मुख्य था व्यापार था, अनाज ढूंढना था, बहुत बड़े विद्वान थे, क्या था? आपको बताना है। हड़प्पा नगरवासियों का व्यवसाय क्या था? प्रश्न 10 की ओर बढ़ेंगे। इसका सही आंसर है मुख्यतः व्यापारी थे। जो हड़प्पा नगरवासियों का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार करना था। ठीक है, कृषि भी करते थे लेकिन जो मुख्य रूप से उनका जो व्यवसाय था वह व्यापार करना ही था। ठीक है, आइए। हड़प्पा का कौन सा स्थल ईरानी सीमा पर स्थित है? ईरानी सीमा पर कौन सा स्थल है जो हड़प्पा में पाया गया, हड़प्पा सभ्यता में पाया गया? ओके, हड़प्पा सभ्यता में पाया गया ऐसा कौन सा स्थल है जो ईरानी सीमा पर स्थित है? तो सही आंसर है सुतगंगे डोर, जो आज पाकिस्तान में है। सुतगंगे डोर। ओके, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 12 को देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हड़प्पा सभ्यता को समकालीन सभ्यता से अलग करता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, मतलब तकनीकों का विकास, विज्ञान का विकास उससे अलग करता है, या धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन, नगर निर्माण, नालियों की व्यवस्था और मोड़ियों की बनावट, माप तोल एवं व्यावसायिक संपर्क। ऐसी कौन सी विशेषता थी, ऐसा कौन सा तत्व है जो हड़प्पा सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग करता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो सभ्यता थी वह क्या थी? नगरीय थी। ठीक है, तो इससे ही हमें पता लगा लेना है सभ्यता क्या थी? नगरीय थी। तो नगर निर्माण दिया है, नालियों की व्यवस्था थी, नालियां जो थी 90 डिग्री पर काटी गई थी, मोड़ियों की बनावट थी, पानी निकालने के लिए मोड़ियों को बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर सही होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। आइए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक स्थान ऐसा भी पाया गया है जिसका नाम मोहनजोदड़ो है, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूछा गया है प्रश्न में, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
महान लोगों का टीला, जीवित लोगों का टीला, पीड़ित लोगों का टीला, मुर्दों का टीला। सही आंसर आपको देना है। आंसर डी की ओर जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का माप क्या है? साथियों, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया जहां पर हड़प्पा वासी स्नान करते थे। एक ऐसा स्नानागार पाया गया जिसकी लंबाई चौड़ाई यहां दी गई है, आपको बताना है उसकी माप क्या थी। ठीक है, उसकी माप क्या थी? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.83 मीटर गहरा। यह दिया है दोस्तों 12.88 मीटर लंबा, 7.44 मीटर चौड़ा या 2.55 मीटर गहरा। सी में दिया है साथियों 10.88 मीटर लंबा, 7.55 मीटर चौड़ा और 5.55 मीटर गहरा। और डी में दिया है साथियों 5.55 मीटर लंबा, 8.66 मीटर चौड़ा और 4.33 मीटर गहरा। आपको बताना है इसका सही आंसर होगा साथियों। सही आंसर है इसका इज द राइट आंसर। ओके, 11.88 मीटर लंबा स्नानागार पाया गया है जिसकी चौड़ाई थी 7.01 मीटर, जिसकी गहराई थी 2.83 मीटर गहरा। ओके, इज द राइट आंसर। घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए थे? आपको बताना है घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए थे। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बुरजहोम में, गुजरात के सुरकोटरा में। प्रश्न 15 तो सही आंसर है डी इज द राइट आंसर। ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट इसको करते हैं। गुजरात के सुरकोटरा में क्या है? घोड़े के अवशेष पाए गए। सिंधु सभ्यतावासी सोना चांदी कहां से आयात करते थे? कहने का अर्थ यह है कि सिंधुवासी सोना चांदी कहां से मंगाते थे। ठीक है, अफगानिस्तान से, यूनान से, फ्रांस से, मिस्र से। प्रश्न नंबर 16, इसका सही आंसर है अफगानिस्तान से। ओके, इज द राइट आंसर। आइए, हड़प्पा संस्कृति में विनिमय का आधार क्या था? हड़प्पा संस्कृति में विनिमय का आधार क्या था? आपको बताना वस्तु, जानवर, मुद्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 17 का सही आंसर है वस्तु। वस्तु के आधार पर वस्तु विनिमय किया जाता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लिया जाता था। तो हड़प्पा संस्कृति में विनिमय का आधार क्या था? वस्तु थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों के खेतों में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? प्रश्न 18 को देख लेंगे। नहर का पानी, नदियों का पानी, कुआं, चापाकल। आपको बताना है। 18 को देख लेंगे। नदियों का पानी, बी इज द राइट आंसर। ओके, हड़प्पा वासियों के खेतों में सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? नदियों का पानी। नदियों के पानी से क्या करते थे? सिंचाई करते थे, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति जो थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए मुख्य साधन जो था वो नदी ही थी। ओके, आगे। सिंधुवासी निम्नलिखित में से किस जानवर से अपरिचित थे? साथियों, सिंधुवासी एक ऐसा जानवर था जिससे अपरिचित थे, जिसको नहीं जानते थे। वह कौन सा जानवर था? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है घोड़ा। बिल्ली से परिचित थे, सिंह से भी परिचित थे, चूहा से भी परिचित थे, लेकिन घोड़ा एक ऐसा जानवर था जिससे सिंधुवासी परिचित नहीं थे। ओके, इज द राइट आंसर। प्रश्न 20 को देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी का समाज मातृ सत्तात्मक था, सिंधु घाटी का समाज पितृ सत्तात्मक था,
सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथ ही जैसा कि आज का समाज हमारा पितृसत्तात्मक माना जाता है, और इसी तरह वैदिक सभ्यता का समाज जो था वह पितृसत्तात्मक था। इस तरह से हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो क्या था, मातृ सत्तात्मक था। ओके, कैसा था, मातृ सत्तात्मक। देवियों की पूजा की जाती थी और महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता था, इसलिए समाज जो था मातृ सत्तात्मक था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कृषि का विकास सिंधु घाटी में कब हुआ था, आपको बताना है। कृषि का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में कब हुआ था? 2000 ईसा पूर्व में, 3000 ईसा पूर्व में, 4000 ईसा पूर्व में, 5000 ईसा पूर्व में। कृषि का विकास आपको बताना है। ओके, कृषि का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में कब हुआ था? तो सही आंसर है प्रश्न 21 को देखेंगे, 3000 ईसा पूर्व में। 3000 ईसा पूर्व में, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व में। अब इसको अगर हम समझें तो 3000 प्लस 2026 चल रहा है ना, तो इसको अगर हम जोड़ लें तो 5026 हो जाता है ना, 5026। मतलब 5000 आज अगर हम लगाएं, आज का अगर समय हम जोड़ें तो 5000 वर्ष पहले कृषि का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्गों में बटी थी, आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्गों में बटी थी? प्रश्न 22, समय नहीं लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्गों में बटी थी? प्रश्न 22 को देख लेंगे, 3 वर्गों में। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्गों में बटी थी? 4 वर्गों में। ओके, हाँ 4 वर्ग आएगा, सी इज द राइट आंसर। आइए, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं? एक ऐसा पत्थर मिला है, एक ऐसा शिलालेख मिला है, पत्थर पर लिखावट मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शिलालेख में कितने अक्षर हैं? उसमें अक्षर पाए गए हैं, तो आपको बताना है कि उस पर कितने अक्षर पाए गए हैं। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रांग चित्रों के माध्यम से लिपि को बनाया गया था, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, अपठित है। तो इस तरह से जो अक्षर मिले हैं, शिलालेख मिला है, उसमें कितने अक्षर हैं? प्रश्न 23 को देख लेंगे, तो सही आंसर है साथ 15 अक्षर। ओके, सी इज द राइट आंसर। सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधुवासी, और वह किसकी पूजा करते थे? पक्षी की, जननी की, प्रकृति की, काली की। आपको बताना है। प्रश्न 24, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? प्रश्न 24, का सही आंसर है जननी। ओके, सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? कराची में, लड़काना जिले में, पेशावर में, लाहौर में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? लड़काना जिले में। ओके, शतरंज एवं पासु का खेल किस सभ्यता की देन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की, मिस्र की सभ्यता की। इसमें समय नहीं लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, शतरंज और पासों का खेल जो खेला करते थे वो सिंधुवासी खेलते थे। ठीक है, आइए, आर्यों के जीवन में कौन सा पशु सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? आर्यों के जीवन में, आर्यों के जीवन में कौन सा पशु सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो सही कर लेंगे, थोड़ा सा एरर है, महत्वपूर्ण था। प्रश्न 27,
तो सही आंसर है आर्यों के जीवन में कौन सा पशु सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। देखिए हड़प्पा वासी जो थे घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन जो वैदिक काल के लोग थे वह घोड़े का घोड़ा जो था उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, दोनों में अंतर यह है कि हड़प्पावासी घोड़े को नहीं जानते थे, लेकिन जो आर्य थे, जो वैदिक काल की बात कर रहे हैं, जो वैदिक युग था उसमें क्या था, आर्य जो थे घोड़े को अच्छी तरह जानते थे, उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, घोड़ा ही था। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। 10 राग युद्ध किसे कहते हैं, आपको बताना है। प्रश्न 28, 10 राग युद्ध किसे कहते हैं। दासों और राजा के बीच युद्ध को, आर्य और सैंदव के बीच हुए युद्ध को, ईरानी और आर्यों के बीच युद्ध को, भरत और 10 राजाओं के बीच हुए युद्ध को। ठीक है, आपको बताना डी इज द राइट आंसर। तो सही आंसर होगा भरत और 10 राजाओं के बीच हुए युद्ध को क्या कहते हैं, 10 राग युद्ध कहते हैं। प्रश्न 29 की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, आपको बताना है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। 5, 20, 10, 16। सही आंसर इसका है, सही आंसर है इसका सी इज द राइट आंसर। 10 मंडल, 10 मंडल है, 10 मंडल है। 1028 क्या है, 1028 क्या है, सूक्ति है। सूक्ति कितनी है, 1028। ओके, आइए। किस भाषा और ऋग्वेद में काफी समानताएं हैं, आपको बताना है। यूनानी भाषा, अफ्रीकी, ईरानी, मिस्र। आपको बताना है किस भाषा और ऋग्वेद में काफी समानताएं हैं। यूनानी भाषा में, अफ्रीकी भाषा में, ईरानी भाषा में, मिस्र की भाषा में। तो इसका सही आंसर है ईरानी भाषा, क्योंकि कुछ विद्वान इसको मानते हैं जो हड़प्पावासी थे उनका सीधा संपर्क क्या था, ईरान और इराक से था। तो इसलिए कुछ भाषाओं में समानताएं पाई जाती हैं, ऋग्वेद में समानताएं पाई जाती हैं ईरानी भाषा से। ओके, क्योंकि ऋग्वेद वैदिक काल में लिखा गया, और वैदिक काल को कुछ विद्वान मानते हैं कि मध्य एशिया से आए थे आर्य, है ना। तो इस तरह से मध्य एशिया में कौन आता है, ईरान, इराक, जो खाड़ी के देश हैं वो सारे आ जाते हैं। तो इस तरह से ऋग्वेद में और ईरानी भाषा में समानताएं पाई जाती हैं। ओके, आइए। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, आपको बताना है। ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनकी प्रमुख नदी कौन सी थी। सिंधु थी, ताप्ती थी, सरस्वती थी, गंगा थी। 31 सही आंसर है, इज द राइट आंसर। सरस्वती क्या था, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ओके, सी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है, आपको बताना है। पुरंदर किसको कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, शिव को, कृष्ण को, इंद्र को, विष्णु को। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया, सी इज द राइट आंसर, इंद्र को। इंद्र को क्या कहा है, पुरंदर कहा गया। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। प्रश्न 33 की ओर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आरंभ में आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, आपको बताना है। प्रश्न 33, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आरंभ में आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। पूर्वी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। का सही आंसर है सी इज द राइट आंसर। ओके, उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है, जो आर्य आए थे उनका मूल निवास स्थान क्या है, उत्तरी ध्रुव। सी इज द राइट आंसर। किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माना है, आपको बताना है। प्रश्न 34, इसका सही आंसर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने क्या माना है, आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माना है। ओके, आर्य लोग यूरोपीय थे। डॉक्टर बी गायल्स का यह कथन किस विज्ञान पर आधारित है। प्रश्न 35 को देख लेंगे।
आर्य लोग क्या थे? यूरोपीय थे। डॉक्टर बी गायल्स का ये कथन किस विज्ञान पर आधारित है? भाषा विज्ञान। ओके, सी इज द राइट आंसर, भाषा विज्ञान। ऋग्वेद का रचना काल कब माना जाता है? आपको बताना है ऋग्वेद का रचना काल कब माना जाता है। प्रश्न 36। 200 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 400 से 200 ईसा पूर्व। आपको बताना है। तो सही आंसर है साथियों 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। ऋग्वेद क्या था? वैदिक काल में लिखा गया था, जबकि बाकी 3 जो ग्रंथ थे, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, वो क्या थे? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, जिसका समय क्या होता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ओके। और जो ऋग्वेद का समय है, रचना काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न 37 को देख लेंगे। वेदांग को कितने भागों में बांटा गया है? वेदांग को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न 37। 4 भाग में, 6 भाग में, 8 भाग में, 10 भाग में। तो सही आंसर है साथियों 6 भाग में। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। मनुस्मृति हिंदुओं से संबंधित किन अधिकारों की व्याख्या करती है? मनुस्मृति एक ग्रंथ है जो हिंदुओं से संबंधित किन अधिकारों की व्याख्या करती है? आपको बताना है। प्रश्न 38। क्या करती है? कानून की व्याख्या करती है ना? कानून की व्याख्या करती है। आपको देखना है, कानून की व्याख्या करती है। सी इज द राइट आंसर। आइए, पंजाब नाम किन 5 नदियों से बना है? पंजाब नाम किन 5 नदियों से बना है या मिलकर बना है? आपको बताना है। प्रश्न 39। सतलुज, ब्यास, सरस्वती, यमुना और झेलम। सतलुज, ब्यास, रावी, चुनाव और झेलम। सतलज, ब्यास, गंगा, जमुना और झेलम। सतलज, ब्यास, गंगा, चुनाव और झेलम। आपको बताना है कौन सा सही है। प्रश्न 39 का बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही है। सतलज, ब्यास, रावी, चुनाव और झेलम नदियों से मिलकर क्या बना है? पंजाब नाम। ओके, बी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में किस नदी को सदा नीरा कहा गया है? गंडक नदी को कहा गया है, कोसी नदी को कहा गया है, गंगा नदी को कहा गया है, बागमती नदी को कहा गया है, सदा नीरा किसको कहा गया है? आपको बताना है। इसका सही आंसर है साथियों गंडक नदी को। किसको कहा गया है? गंडक नदी को। ओके, गंडक नदी को क्या कहा गया है? सदा नीरा कहा गया। क्या कहा गया? सदा नीरा कहा गया। ऋग्वेद में अयस शब्द, एक शब्द है ऋग्वेद में अयस। ओके, अयस है एक शब्द। तो अयस शब्द को किसके लिए प्रयुक्त किया गया? आपको बताना। सोना के लिए, सीसा के लिए, लोहा के लिए, कांसा के लिए। 41 41। प्रश्न नंबर 41 को देख लीजिए। इसका सही आंसर है सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लोहा को क्या कहा गया है? अयस। ऋग्वैदिक सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन क्या था? देखिए, वहां हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही थी। विनिमय का साधन क्या था? वस्तु थी। लेकिन यहाँ ऋग्वैदिक सभ्यता की बात की जा रही है, तो यहाँ विनिमय का साधन क्या था? मुद्रा थी, हाथी था, घोड़ा था, गाय थी। आपको बताना है। तो सही आंसर, क्योंकि उस समय क्या था? गाय जो था विनिमय का मुख्य साधन था। गाय के बदले दूसरी वस्तुओं को लिया जाता था। गाय आदान प्रदान करने का साधन था। वस्तु विनिमय का क्या साधन था? गाय। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ओके। ऋग्वैदिक काल के 2 मुख्य पुरोहित कौन थे? आपको बताना है। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित हुआ करते थे, तो 2 मुख्य पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र और कर्ण।
वशिष्ठ और कर्ण, कश्यप और लोमस। आपको बताना है प्रश्न 43। इसका सही आंसर है वशिष्ठ और विश्वामित्र। ओके, इज द राइट आंसर। भाई फटाफट आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? कुलप कहा जाता था, ब्राजपति कहा जाता, मलिक कहा जाता था, कुलपति कहा जाता था। ठीक है, तो आपको बताना है 44 का ए इज द राइट आंसर। ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल में जाति और वर्ण व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या थे? आपको बताना है। एक वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, जाति व्यवस्था हुआ करती थी, उसमें अंतर क्या था? वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के बाद हुई। जाति की उत्पत्ति वर्ण से हुई थी। वर्ण केवल 4 है पर जाति अनेक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 45 का सही आंसर है जाति की उत्पत्ति वर्ण से हुई है। ठीक है, जाति की उत्पत्ति किससे हुई है? वर्ण से हुई है। ओके, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 46 को देख लेंगे। ऋग्वैदिक कालीन समाज की व्यवस्था कैसी थी? आपको बताना है। देखिए वहां जो था, आपने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उसकी जो व्यवस्था थी कैसी थी? वह क्या थी? मात्र सत्तात्मक थी। लेकिन यहाँ जो है ऋग्वैदिक काल में जो वो समाज की व्यवस्था थी वो कैसी थी? पितृसत्तात्मक। ओके, वहां क्या था? मात्र सत्तात्मक थी, यहाँ क्या है? पितृसत्तात्मक। इसलिए हमारा आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अब देखिए कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है, इसको आप देख लेंगे अच्छे से। कथन दिया है, समझिए। कथन दिया है, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। दक्षिण भारत में क्या था? महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। आपको बताना है इसका आंसर, सही आंसर बताना है। क्या किया? ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, ठीक है, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। हमारे जो कथन और कारण दोनों ही ठीक है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ओके, आंसर क्या होगा? बी सही होगा। आइए, अब यहां देख लेंगे कथन। ऋग्वेद कभी भी लोक प्रचलित ग्रंथ नहीं रहा। ऋग्वेद क्या है? कभी भी लोक प्रचलित ग्रंथ नहीं रहा। कारण क्या है? ये कर्मकांडीय ग्रंथ था। ठीक है, आपको बताना है 48। 48 का बताना है आपको। ऋग्वेद कभी भी लोक प्रचलित ग्रंथ नहीं रहा। ठीक है, अगर लोक प्रचलित होता तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्यों पैदा होते? ये भी ठीक है। ये कर्मकांडीय ग्रंथ था। ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 48 का बी। कथन कारण दोनों ठीक है, लेकिन हमारा क्या है? स्पष्ट नहीं कर रहा है, स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा बी इज द राइट आंसर। आइए, अब दिया है 49 को देख लेंगे। बौद्ध भिक्षुणियां भिक्षुओं के परिवेक्षण में रहती थी। ठीक है, ऐसा था, बौद्ध जो भिक्षुणियां थी वो भिक्षुओं के परिवेक्षण में रहती थी। क्या ऑब्जर्व करते थे उनको भिक्षु? भिक्षु नहीं, भिक्षुणियों भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता थी जिससे भिक्खुनीपति मोक्ष कहते थे। क्या कहते थे? भिक्खुनीपति मोक्ष कहते थे। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको बताना है
देखिए इसका आंसर जो है डी होगा, डी सही है। ठीक है, ए गलत है, परंतु परंतु क्या है, आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 50 को देख लेंगे। इसमें दिया है जैन अनुयायी तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा करते थे। जैन अनुयायी क्या थे, तीर्थंकरों की जो मूर्तियां थी। 24 तीर्थंकर हुए हैं ना, कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? 24। 24 तीर्थंकर हुए ना, कितने तीर्थंकर हुए? 24। 24 तीर्थंकर हुए। जैन अनुयायी तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा करते थे। ठीक, समझ में आया? वे परम सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे। अर्थात इनका कहना है कि वे परम सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे। ठीक है, इसमें इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा साथियों ए सही है, परंतु आर गलत है। आर क्या है? आर गलत है। वे परम सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करते थे बल्कि स्वीकार करते थे। ठीक है, कारण क्या है, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ ये उत्तरमाला दी गई है, आप इसको देख लीजिएगा। कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन? अब मुझे बताइए कमेंट करके। और मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अड्डा 91 को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान अड्डा 91, जिस पे आप आइए, आपको पीडीएफ मिलेगी। और अ, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।